Hello everyone, welcome to Global Online. This is Dr. Swati is here. So student, आप आसाम स्लेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो बच्चे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के हैं उनके लिए यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो यूनिट होता है वहाँ से मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेटिव PYQs को लेके आई हूँ, जिसे हम इस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ में उन्हीं क्वेश्चंस को मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगी, उनके कॉन्सेप्ट को भी हम अच्छे से जान लेंगे स्टूडेंट। सो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स लेके आई हूँ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का ग्लोबल ऑनलाइन की तरफ से, जिसकी न्यू बैच 21 Feb से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आप लोगों को डेली लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। जो बच्चे लाइव सेशन नहीं कर पाते हैं उनके लिए यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस भी नोट्स मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में। ओके, यहाँ पे 100% सिलेबस कवर किया जाएगा स्टूडेंट, और साथ ही साथ यहाँ पे आपकी रिवीजन भी करवाई जाएंगी। और ये जो रिवीजन है ये आपकी PYQs की स्टडी करके एनालाइज करके हम एक्सपेक्टेड MCQs को प्रिपेयर करते हैं। इनके थ्रू आपको लोग का यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे करवाई जाएंगी। सो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है स्टूडेंट। 4000 MCQ सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है। PYQs विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट। अभी ऑफर चल रहे हैं, दैट इज 5000 रुपीज़ में अगर आप रजिस्टर करते पेपर 2 के लिए, कॉमर्स या मैनेजमेंट के लिए, तो यहाँ पे कंप्लीट कोर्स यहाँ पे पेपर 1 का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। दैट मीन्स ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। यहाँ पे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, ग्लोबल ऑनलाइन के स्टोर में जाके आपको उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में जाके ग्लोबल ऑनलाइन को सर्च करो, देन यहाँ पे आप लोगों को माई कोर्स में जाके वहाँ पे आसाम सेट को सर्च करके उस पर रजिस्ट्रेशन करवाना है, या फिर आप यहाँ पे ऐसे सर्च बार में जाके सर्च भी कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे आपको क्या में यूनिट वाइज फोल्डर मिल जाएगा, ना कि सिर्फ पेपर 2 का, यहाँ पे पेपर 1 का भी इसी तरीके से आपको फोल्डर वाइज डिटेल में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स एंड यहाँ पे आप लोगों को नोट्स और यहाँ पे मॉक टेस्ट भी आप लोगों को अवेलेबल है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट अपने फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अ कंपनी रिड्यूस सेल प्रमोशन टू टेक एडवांटेज ऑफ हेवी कंज्यूमर डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का है। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में किस स्टेज पे जहाँ पे कंपनी अपना जो सेल है रिड्यूस, मतलब सेल प्रमोशन है जिसको रिड्यूस कर देती है। तो आपको इसके 4 स्टेजेस होते हैं स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो सबसे ज़्यादा प्रमोशन कहाँ पे होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज में। यहाँ पे मैक्सिमम आपका प्रमोशन किया जाता है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं होता है प्रोडक्ट के से रिलेटेड, या फिर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इसलिए जो इंट्रोडक्शन स्टेज है वहाँ पे मैक्सिमम फोकस प्रमोशन में किया जाता है। देन ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, कंपनी ऑलरेडी मार्केट में अच्छा खासा चल रहा है, ग्रोथ में आ चुकी है, तो इसमें जो प्रमोशन है उसको रिड्यूस किया जाता है। मैच्योरिटी में भी प्रमोशन ज़्यादा नहीं किया जाता, और डिक्लाइन मैच्योरिटी में इनोवेशंस लाया जाता है। एंड डिक्लाइन स्टेज में जहाँ पे सेल क्या होता है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ का जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ग्रोथ स्टेज। सो ग्रोथ स्टेज में प्रमोशन को रिड्यूस किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इन विच पेनिट्रेशन प्राइसिंग अ बिजनेस फर्म सीक्स टू assess the deeper market penetration by keeping the price। तो आपको पता है 2 प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं। ओके, प्राइस पेनिट्रेशन होता है, स्कीमिंग होता है। ओके, सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस को रीड करते हैं, हायर, कॉम्पिटिटिव, लो एंड फ्लेक्सिबल। तो हमारा जो स्कीमिंग होता है, स्कीमिंग की स्ट्रेटेजी ये होती है कि यहाँ पे इनिशियल स्टेज में हाई प्राइस रखा जाता है। सो उसी तरीके से जो पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन ये जस्ट अपोजिट होता है, जहाँ पे स्टार्टिंग में ही जब मार्केट में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है तभी वो लोग लो प्राइस रखते हैं, ताकि मैक्सिमम मार्केट को वो कैप्चर कर सकें। सो इसीलिए जहाँ पे पेनिट्रेशन की बात की हुई है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा में। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं। सो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या बोल रहा है, तो देखिए, द सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग and analyzing of the data about the problems relating to the marketing of the goods and services are called।
सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जिस तरीके से हम एक सिस्टमैटिक तरीके से जो हमारा डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम गैदर करते हैं, उसको हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद एनालिसिस करते हैं, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल सके। सो ये जो सारी प्रोसेस है, हम किसी मार्केटिंग के सेंस में अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कर रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट रिसर्च, ऑप्शन नंबर 2 मार्केटिंग रिसर्च, ऑप्शन नंबर 3 मार्केटिंग डेटाबेस, ऑप्शन नंबर 4 मार्केटिंग एनवायरनमेंट। सो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें मार्केटिंग के बारे में बात की हुई है और ये जो सारी जो भी ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, ये कहीं ना कहीं आपने रिसर्च में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे गुड्स नहीं, यहाँ पे सर्विसेज की भी बात की हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 मार्केटिंग रिसर्च क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। सो स्टूडेंट आपको एक चीज यहाँ पे करनी है, जिस वक्त मैं क्वेश्चंस को रीड कर रही हूँ या एक्सप्लेन कर रही हूँ, उस टाइम पे आपको वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद में आपको खुद ट्राई करना है, आप आंसर करें और आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई भेजेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन में हर क्वेश्चन के बाद में ऐड कर रही हूँ, उसको मैं जस्ट रीड कर लेती हूँ। So marketing research refers to the systematic process of gathering and recording and analyzing the data related to the marketing problems such as customer preference, customer market trends, product of performance, sales strategy. It's aid in the decision making and improve the effectiveness of marketing activity. हम किसी भी चीज़ का रिसर्च क्यों करते हैं, ताकि हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकें और हम उसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकें। तो मार्केटिंग रिसर्च भी इसीलिए किया जाता है ताकि मार्केटिंग एक्टिविटी में कुछ इफेक्टिवनेस आए, इम्प्रूवमेंट हो, परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है, ट्रेड अच्छे से बढ़े, सेल्स अच्छे से इंक्रीज हो, ये सारी चीज़ें। चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, टेल मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने हमारे सिलेबस में, जो ऐप में हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट को कंप्लीट किया है, वो उसके बाद में मैं यहाँ पे आप MCQ सीरीज लेके आई हूँ, ताकि आप लोगों का जो भी हुआ है उसका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, टेल मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ, टेल मार्केटिंग किस चीज़ का पार्ट है। सो टेल मार्केटिंग है, में ऑप्शन दिए हुए हैं, वायरल मार्केटिंग, क्या वायरल मार्केटिंग होता है, ऑप्शन नंबर 2 सोशल मार्केटिंग, ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्ट मार्केटिंग, ऑप्शन नंबर 4 रिलेशनशिप मार्केटिंग। सो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, टेल मार्केटिंग होता है टेलीफोन मार्केटिंग, जिसमें हम मोबाइल या टेलीफोन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कहीं ना कहीं हम कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वाले बंदे से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मार्केटिंग। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, डायरेक्ट मार्केटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं स्टूडेंट, व्हाट डज द क्वांटिटेटिव रिसर्च मेजर्स इन द मार्केटिंग एनालिसिस। स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपके PYQs के हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द क्वांटिटेटिव रिसर्च मेजर इन द मार्केटिंग एनालिसिस। मार्केटिंग एनालिसिस करते वक्त हम जब भी क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च किस चीज़ का होता है, ऑप्शन नंबर 1 फीलिंग्स एंड ओपिनियन, ऑप्शन नंबर 2 नंबर्स एंड फिगर्स, ऑप्शन नंबर 3 नंबर्स एंड फीलिंग, एंड ऑप्शन नंबर 4 नंबर्स एंड ओपिनियन। सो आपको पता है, क्योंकि हम रिसर्च के टॉपिक में भी हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, तो क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या बोलता है, जहाँ पे हम नंबर्स एंड फिगर्स की स्टडी करते हैं, वो हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। और क्वालिटेटिव क्या होता है, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, सो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज नंबर एंड फिगर्स। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन में आपको दिया है, द क्वांटिटेटिव रिसर्च इज अ मार्केटिंग फोकस ऑन द न्यूमेरिकल डेटा एंड द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इट मेजर द वेरिएबल्स लाइक सेल्स, कि कितना सेल होना चाहिए, मार्केट में शेयर्स कितना है, कस्टमर का डेमोग्राफिक एरिया कैसा है, और रिजल्ट को न्यूमेरिकल में हमको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 500 600 इस टाइप का। ठीक है, हेल्पिंग द बिजनेस एंड मेक द ड्राइवन डिसीजन, जिससे हम एक एक्यूरेट डिसीजन ले सकें। फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर टाइपिकली एसोसिएट विद द क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है,
जहाँ फीलिंग्स एंड ओपिनियन की बात होंगी वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च होंगे। लेकिन जहाँ पे भी हमारे न्यूमरिक्स की बात हो जाएंगी, क्वांटिटेटिव डाटा की होंगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। मैथ्स पेयर का एक क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में आ चुका है आपके। तो यहाँ पे ये वाला जो है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की हमारी 4 स्टेजेस होती है, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड द डिक्लाइन स्टेज। तो यहाँ पे स्टूडेंट बताइए, इसमें यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, ग्रोथ स्टेज में क्या होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है एंड डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है। तो इस वीडियो को आपको पॉज करना है, कोशिश करें कि आप अपने लेवल पे इसका आंसर दें, ठीक है, और उसके बाद में आप अनपॉज करके आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टेज जो होती है, इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, फ्यू कॉम्पिटिटर्स एट होम। क्यों ऐसा होता है, तो यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ करके बता देती हूँ। देखो ये हमारी ऐसे इस तरीके की हमारी लाइफ साइकिल होती है। ओके, सो ये फर्स्ट वाला जो होता है ये हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज होती है। यहाँ से यहाँ तक हमारी ग्रोथ स्टेज होती है, यहाँ पे हमारी मैच्योरिटी स्टेज और ये हमारी डिक्लाइन स्टेज। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में ना यहाँ पे फ्यू कॉम्पिटिटर्स एट होम, मतलब क्योंकि नया नया प्रोडक्ट मार्केट में आया हुआ है। जब नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो बहुत से लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो कॉम्पिटिटर्स कैसे रहेंगे, बहुत ही कम रहेंगे। ठीक है, देन बाद में क्या होता है, ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, कॉम्पिटिटर्स यहाँ बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि मार्केट में आपका बहुत अच्छे से जो प्रोडक्ट है वो स्प्रेड आउट हो चुका है ना, लोगों को पता है कि इस टाइप का भी प्रोडक्ट मार्केट में है। तो अगर ये चीज हुई है तो कॉम्पिटिटर तो बढ़ेंगे ही साथ कंपनी का ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, सेल भी अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ स्टेज जो होती है ये बोलती है कॉम्पिटिटर्स इन अदर हाई इनकम कंट्रीज बिगिन द प्रोडक्शन ऑफ देयर डोमेस्टिक मार्केट। यहाँ पे क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा सेल भी हाईएस्ट होता है। ठीक है, देन आता है आपका मैच्योरिटी स्टेज। तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा, कंपनीज फ्रॉम दी अदर हायर इनकम कंट्रीज इंक्रीज एक्सपोर्ट। इस स्टेज पे मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, टू द इनोवेटिव, यहाँ पे इनोवेशन मैंने आपको बोला था ना, ये वर्ड याद रखना करके। तो यहाँ पे आपको इनोवेशंस लाने होते, तो इनोवेटिंग कंट्रीज यहाँ पे एक्सपोर्ट करना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज होता है एक्सपोर्ट, हाईएस्ट होता है और इनोवेशन लाना जरूरी हो जाता है। अगर इनोवेशन नहीं लाया तो फिर आप डिक्लाइन स्टेज में चले जाते हैं। इस स्टेज में इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन हमारी आ जाती है डिक्लाइन स्टेज। तो डिक्लाइन स्टेज जो होती है ये हमारे ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए competitors from other high income countries may begin production in developing country। ठीक है, सो कॉम्पिटिटर्स अब क्या हो रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, अगर आपने इनोवेशन नहीं लाया तो कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे अवेलेबल होगा मार्केट में और कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, अपना प्राइस क्या करते हैं, लो रखते हैं और प्राइस लो रखने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन के जो होगा या सेल होगा वो क्या होने लगेगा, डिक्लाइन, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेवलपिंग कंट्री में भी कहीं ना कहीं ये प्रोडक्शन करना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर डेवलपिंग कंट्री अगर ये प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको ना थोड़ा सा इंटरनेशनल कंपटीशन में थोड़ा सा मर्ज किया हुआ है। सो क्वेश्चंस ऐसे घुमा फिरा के पूछ सकते, लेकिन कभी भी उनका जो मीनिंग है वो तो चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसलिए फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट। स्कोप ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड, स्कोप ऑफ मार्केटिंग में क्या इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, क्या होता है स्कोप ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का स्कोप क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट और द सर्विसेज, ऑप्शन नंबर 2 पर्सन और पीपल, ऑप्शन नंबर 3 आइडिया एंड एक्सपीरियंस एंड ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है मार्केटिंग मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एडवर्टाइजमेंट कर दी, सिर्फ ये नहीं होता कि आपने प्रमोशन कर दिया। मार्केटिंग क्या होता है कि आपने एक प्रोडक्ट एक सर्विसेज को सही पर्सन को सही टाइम पे आपने अवेलेबल करवा के दी।
ठीक है, एक सही प्रोडक्ट को अपने आइडिया से आपने डेवलप किया, अपने एक्सपीरियंस से उसको इनोवेटिव बनाया, तो ये जो सारी की सारी प्रोसेस होती है वो होती है हमारी मार्केटिंग। सो इसीलिए स्कोप ऑफ मार्केटिंग में आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। यस, चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग आ जाते हैं। हमको यहाँ पे क्या करना है, सीक्वेंस द स्टेप्स इन द सीआरएम प्रोसेस। अब सीआरएम प्रोसेस क्या होता है आपको पता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस होता है, ये मैंने आप लोगों को हम आपकी क्लास में मैंने बताया था कि सीआरएम प्रोसेस किस तरीके से होती है और क्या उसका सीक्वेंस होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमको कस्टमर से एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है तो उस टाइम पे हमको क्या करना होगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो होंगी, मुझे कस्टमर से डेटा कलेक्ट करना होगा, तभी तो मुझे समझ में आएगा। सो यहाँ पे डेटा कलेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो गया। सो कलेक्शन ऑफ कस्टमर डेटा, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। ओके, देन उसके बाद में हमारा सेकेंड क्या होगा, जो डेटा कलेक्ट किया है उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ओके, तो दैट सेकेंड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, एनालाइजिंग द कस्टमर डेटा, दिस इज अ सेकेंड। ठीक है, उसको जो डेटा मैंने कलेक्ट किया उसको मैं एनालाइज करूंगी। यस, एनालाइज करने के बाद में क्या करेंगे, एनालाइज करने के बाद में मुझे ये पता चलेगा कि मेरे कितने टारगेटेड कस्टमर हैं, तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा मेरे टारगेटेड कस्टमर कितने हैं। देखो मैंने पहले क्या किया, मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करना है, तो मैंने क्या किया, उस पर्टिकुलर एरिया का पूरा, ठीक है, अब सपोज मुझे पूरा का पूरा डेटा मैंने क्या किया, कलेक्ट किया, कितने कस्टमर अवेलेबल हैं उसको मैंने एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद में यहाँ पे मैंने टारगेट किया। अब मेरे पास टारगेट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ पे किड्स भी होते हैं, है ना, यहाँ पे यंगस्टर भी होते हैं, देन यहाँ पे जो एल्डर्स होते हैं वो होते हैं। तो मैंने टारगेट किसको किया, किड्स को किया। तो मुझे मैंने किड्स वाले को क्या किया, टारगेट किया कि हाँ यहाँ पे किड्स वाला एरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में मैं किड्स वाले जो प्रोडक्ट है उनको लेके आऊंगी। ठीक है, या फिर उनको इंट्रोड्यूस करूंगी। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, दैट इज माय थर्ड स्टेप। ठीक है, ये करने के बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे हमारे सीआरएम प्रोग्राम्स को। या दैट मीन्स कि मैं क्या करूँगी, अगर कोई किड्स मेरे पास आ रहा है तो मैं उसको क्या करूँगी, कस्टमर रिलेशनशिप, मतलब मैं उससे एक अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश करूँगी, ताकि वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया का जो बंदा है वो कुछ भी परचेस करे तो मेरे पास से आके परचेस करे। सो दैट मीन्स डेवलप करना। डेवलप करने के बाद में मैं एट द एंड में क्या करूँगी, यहाँ पे मेरा ये क्या हो गया, फोर्थ वन हो गया, देन फिफ्थ वन मेरा हो जाएगा, इम्प्लीमेंट करूँगी अपने प्रोग्राम को। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा पूरा क्या होता है, सीआरएम प्रोसेसिंग होती है। सो इसके अकॉर्डिंग मेरा राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, BCDAE। क्लियर है, होप सो, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, यहाँ पे क्वेश्चन में उसने बोला है फॉल्स स्टेटमेंट क्या है। तो इसका मतलब ये जितने भी ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए, 4 में से एक ऑप्शन मेरा क्या होगा, रॉन्ग होगा, या ही नहीं, सॉरी, राइट क्या होगा, ट्रू होगा। राइट, तो देखो हम वन स्टेटमेंट को रीड करते। फर्स्ट है, द एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज द प्राइजेस। एडवर्टाइजमेंट प्राइस इंक्रीज करता है, यस मैम, क्योंकि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट की है तो उसके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, जो वो क्या करते हैं कंपनी, वो जो प्रोडक्ट होता है उसमें ऐड करते हैं। इसीलिए जिसकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होती है उस प्रोडक्ट की जो प्राइजेस होते हैं वो हाई होते हैं। सो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया मैम। ओके, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द बिजनेस एंड द प्रॉफिट डू नॉट इंक्रीज ड्यू टू द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की वजह से ना प्रॉफिट इंक्रीज होता है, ठीक है, ना बिजनेस इंक्रीज होता है। तो ऐसा होता है कि नहीं, जितनी एडवर्टाइजमेंट होंगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा बिजनेस क्या होगा, एनहांस होगा। सो यहाँ पे हमारा ये तो इसने गलत बोल दिया, तो यही हमारा क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। राइट, थर्ड वन, द एडवर्टाइजमेंट कैन बी द मिसलीड। एडवर्टाइजमेंट मिसलीड करता है, यस करता है, तो ये ट्रू है।
एंड देन द एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज द एक्स्ट्रावेगनेस, यस, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है या होता है, तो ये भी ट्रू है। हमको पूछा क्या था, फॉल्स, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, फॉल्स हो जाएगा, दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने हमको फॉल्स पूछा है। यस, चलिए, सो ये एक्सप्लेनेशन है इसका जो मैंने आपको दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच टाइप ऑफ स्टडी वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज इन ऑर्डर टू मेजर चेंज ओपिनियन ऑफ कस्टमर या कंज्यूमर रिपीटेटिवली। किस स्टडी में ये देखा गया है, दैट इज जिसके यूज से जिसे हम मेजर कर सकते हैं कि कस्टमर के ओपिनियन में बहुत रिपीटेटिवली चेंजेस आए हैं, चेंज द ओपिनियन ऑफ कंज्यूमर रिपीटेटिवली। ठीक है, सो ये फर्स्ट है ऑप्शन, दैट इज फोकस ग्रुप स्टडी। ऑप्शन नंबर 2 shadowing study, देन लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, देन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। सो ये जो होता है ना फोकस जो ग्रुप होता है, ये कोई स्टडी नहीं होती है, शैडोइंग स्टडी नहीं होती है, देन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल और आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी होती है। तो जहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी एक ऐसी स्टडी होती है जहाँ पे मेजर किया जाता है जो भी चेंजेस हो रहे हैं ओपिनियन में कंज्यूमर के रिपीटेटिवली। सो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो रिपीटेटिवली चेंजेस होते हैं वो कहाँ पे हमको दिखाई देते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट included in economic factor affecting consumer behavior। which of the following factor जो कि affect नहीं करता, not इसको include नहीं किया जाता, economic factor affecting consumer behavior। कंज्यूमर के बिहेवियर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस का जो इफेक्ट है वो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से नहीं है। तो कंज्यूमर के जो चेंजेस हो रहे हैं, उनके बिहेवियर में जो चेंजेस हो रहे हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिक फैक्टर, वो क्या होते हैं, पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो होता है उसकी इनकम। ठीक है, ऑप्शन मैंने रीड नहीं किया, मैं आपको सीधा एक्सप्लेनेशन मतलब बता रही हूँ कि क्या 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरी चीज इनकम के साथ में उसकी असेट कितनी है, लेकिन उसकी जो फिक्स असेट की बात नहीं होंगी, लिक्विड असेट जिसको वो खर्च कर सके। ठीक है, एंड जो हमारा थर्ड वन होता है उसकी फैमिली की इनकम कितनी है। इन सब चीज़ों का इफेक्ट कंज्यूमर के बिहेवियर पे होता है, और ये जो चेंजेस है ये होते हैं, दैट मीन्स इसको कहा जाता है इकोनॉमिक फैक्टर। सो अब मैं ऑप्शन रीड करती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 पर्सनल इनकम, देन ऑप्शन नंबर 2 पर्सनालिटी, ऑप्शन नंबर 3 लिक्विडिटी असेट, ऑप्शन नंबर 4 फैमिली इनकम। ठीक है, तो जब भी हम इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर में उसकी पर्सनल इनकम आएंगी। सो ये होता है, ठीक है, उसकी असेट की लिक्विडिटी कितनी है, कितने जल्दी वो असेट को कैश में कन्वर्ट कर लेता है, और उसकी ओवरऑल फैमिली इनकम कितनी है, इन सभी चीज़ों के ऊपर बेस करता है उसका इकोनॉमिक फैक्टर। तो हमारा जो पर्सनैलिटी होता है, देखो मैम पर्सनैलिटी भी तो होता है ना, पर्सनैलिटी भी तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करता है, लेकिन पर्सनैलिटी जो होता है ना, ये पर्सनैलिटी कंज्यूमर की जो डिसीजन होते हैं, बाइंग डिसीजन जो होते हैं, ठीक है, बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करता है। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ना कि इकोनॉमिक फैक्टर है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ये यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, सो यही चीज यहाँ पे बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच टाइप ऑफ रिटेलर इन्वॉल्व इन comparatively low price as a major selling point combined with reducing cost doing business। तो यहाँ पे क्या बोला है, टाइप ऑफ रिटेलर। सबसे पहले तो उसने रिटेलर की बात की है, ठीक है,
किस टाइप्स ऑफ रिटेलर इन्वॉल्व इन कंपैरेटिवली लो प्राइस, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, लो प्राइस रख रहे हैं एज अ मेजर सेलिंग पॉइंट कॉम्बिनेशन। बहुत सारे कॉम्बिनेशन में वो डिस्काउंट मतलब कम प्राइस रख रहे हैं, लोअर प्राइस रख रहे हैं विथ रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि उन्होंने क्या किया, हाँ, जो बिजनेस करने के लिए जो उनको कॉस्ट लग रही थी उसको उन्होंने रिड्यूस किया। सो इस चीज को क्या कहा जाता है, सो दे कन्वीनियंस स्टोर कहेंगे या डिस्काउंट रिटेलर्स कहेंगे, लिमिटेड लाइन रिटेलिंग कहेंगे या कैटेगरी किलर स्टोर बोलेंगे। सो सिंपल सी चीज है, रिटेलर की बात की है, ज्यादा कंफ्यूज होने की चीज नहीं है। रिटेलर की बात की है, कंपैरेटिवली लो प्राइस करा, तो रिटेलर क्या करता है, डिस्काउंट देता है ना। होलसेलर क्या करेंगे, थोड़ा कन्वीनियंस स्टोर में आपके आसपास के ऐसे स्टोर जो क्या करते हैं, कन्वीनियंटली आपके आसपास अवेलेबल होते हैं। लिमिटेड लाइन रिटेलर्स रहेंगे, तो ये क्यों लो प्राइस में अवेलेबल करवा के देंगे। कैटेगरी किल स्टोरेज स्टोर जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो लो प्राइस की बात हो रही है दैट मीन्स कहीं ना कहीं डिस्काउंट की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट। द टर्म मार्केटिंग रेफर्स टू, मार्केटिंग क्या है, क्या कहा होती है मार्केटिंग। सो मार्केटिंग, चलिए ऑप्शन रीड करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड इम्प्रूवमेंट। क्या ये न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में होता है, क्या ये सिर्फ इम्प्रूवमेंट की बात करता है, दिस इज अ मार्केटिंग। ऑप्शन नंबर 2, एडवर्टाइजिंग प्रमोशन एंड एक्टिविटी, क्या जो मार्केटिंग होता है ये एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन एक्टिविटी से ही रिलेट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, अ फिलोसॉफी दैट स्ट्रेस कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, जो कि कस्टमर के वैल्यू को स्ट्रेस्ड आउट करता है, कस्टमर की वैल्यू को समझाता है और सेटिस्फेक्शन पे ज्यादा ध्यान देता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्या ये मार्केटिंग होता है। ऑप्शन नंबर 4, मार्केटिंग दैट मीन्स प्लानिंग सेल कैंपेन्स, क्या मार्केटिंग रेफर्स टू द प्लानिंग सेल कैंपेन, तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। देखिए मार्केटिंग सिर्फ न्यू प्रोडक्ट की या किसी भी चीज की इंप्रूवमेंट के लिए तो की जाती है, ये मानते हैं। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन एक्टिविटी की भी का भी प्रोसेस है, ये भी मार्केटिंग में आता है। प्लानिंग करना ये भी मार्केटिंग में आता है, सेल्स की प्लानिंग करना, ठीक है। बट इन सब चीजों को अगर मैं एक इसमें लूं तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, मार्केटिंग इज रेफर्स टू अ फिलोसॉफी, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम कस्टमर की वैल्यू को समझें, कस्टमर को सेटिस्फाई करें या उनके सेटिस्फेक्शन के बारे में हम सोचें, तो दैट इज द मार्केटिंग। मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोशन करना नहीं होता। मार्केटिंग ये ओवरऑल एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसका अब जो न्यू कॉन्सेप्ट है या न्यू ट्रेंड है वो है कस्टमर वैल्यू, कस्टमर वांट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ दीज आर द readily accepted distinguishing characteristics of the services that create a unique strategy challenges। तो आपको पता है इस क्वेश्चन में पूछा है, सिंपल वर्ड में अगर समझाओ तो यहाँ पे सर्विसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया गया है। आपको यहाँ बताना है कि सर्विस जो होती है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होता है, राइट। तो यहाँ पे सर्विसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किसको हम सर्विस कहते हैं। सो व्हाट इज द characteristics of the services? So option number 1, inflexibility, option number 2, perishability, option number 3, inseparability, option number D, intangibility, option number E, inscrutinability। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, आपको पता है कि सर्विसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सर्विस क्या होता है, पेरिशेबल होता है। एक जैसे मैंने अभी आपको आज जिस तरीके से पढ़ाया एग्जैक्टली इसी तरीके से सेम टॉपिक को मैं कल पढ़ा पाऊंगी क्या, नहीं पता, क्योंकि ये पेरिशेबल है। आज जिस तरीके से हो सकता है मैं कल कुछ और ज्यादा ऐड करके आपको पढ़ा दूं, या फिर हो सकता है मैं कुछ चीजें भूल जाऊं, तो दैट इज पेरिशेबल। सर्विस क्या होती है, मैं एक कैरेक्टरिस्टिक होता है दैट इज अ पेरिशेबिलिटी। देन उसके बाद में सर्विस क्या होती है, इनसेपरेबिलिटी, आप उसको सेपरेट ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते, इनसेपरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है। एंड देन होता है इनटेंजिबल, क्योंकि आप सर्विसेज को टच नहीं कर, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको टच कर पा रहे हो क्या, नहीं। तो ये तीन जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके किसके हैं, सर्विसेज के हैं। सो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बायर मोटिव
बायर्स मोटिव्स have their place or position between. ठीक है, have their place and position between. So option number 1 need an action, option number 2 desire an action, option number 3 zeal an action, option number 4 interest and action. So सबसे पहले जो स्टूडेंट जो बायर मोटिव जो होता है ना, ये क्या करता है आपको पता है? ये जो है ये एक गैप फिलिंग का काम करता है. अब गैप फिलिंग किसके बीच में? रिकॉग्नाइजिंग द नीड एंड टेकिंग द एक्शन टू फिलफिल. जहाँ पे नीड को और उसको नीड को फुलफिल करने के लिए आप किस एक्शन पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दैट इज अ बायर मोटिव. सो यहाँ पे क्या है, एक तरीके का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है कि ठीक है, जहाँ पे बायर को पुश किया जाता है या फिर उनको अवेयरनेस दी जाती है ऑफ देयर नीड्स. उनकी ज़रूरत क्या है, किस चीज़ क्या उनको चाहिए, है ना. जैसे बहुत बार हम लोग जब ऐसे किसी मल्टीपल जो हमारा स्टोर होता है, ठीक है, सुपर मार्केट, हम वहाँ पे जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम दाल चावल लेंगे, लेकिन वहाँ पे जाके हमको लगता है अरे ये चीज़ भी तो नहीं है मेरे पास में, सुई धागा भी नहीं. तो यहाँ पे क्या होता है, उस चीज़ की वजह से बायर मोटिव में यही चीज़ है कि वो दिखा के, उसकी अवेयरनेस दिखा के ये बता कि नहीं इसकी भी ज़रूरत आपको है. दैट इज़ अ बायर मोटिव. सो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है किसका, नीड्स एंड एक्शन, कि आपको इसकी ज़रूरत है और आप उसका के लिए उसको परचेज करने के लिए एक्शन कर लिए. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मार्केटिंग फिलोसॉफी समराइज बाय द फेजेस a strong focus on social and ethical concern in the marketing characteristics of dash period. तो सबसे पहले यहाँ पे जो मार्केटिंग फिलोसॉफी है उसके बारे में बोला गया है. मार्केटिंग फिलोसॉफी में कहा गया है जो स्ट्रॉन्ग फोकस जो होता है सोशल और एथिकल कंसर्न में जो देते, मार्केटिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो भी सोशल चीज़ों में या फिर एथिकल कंसर्न में मार्केटिंग की जाती है वो मार्केटिंग क्या होती है, कि आपकी प्रोडक्शन की मार्केटिंग होती है ये, कि आपकी सेल की मार्केटिंग होती है, या आपके मार्केटिंग की होती है, या सोशल टी मार्केटिंग. सो जैसे कि हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, सो उसी तरीके से सोशल मार्केटिंग जो होता है ये क्या होता है, एम्फसाइज करता है ताकि क्या करें, स्ट्रॉन्ग फोकस हो ऑन एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके वजह से एमिंग टू मीट द कस्टमर नीड्स while addressing the societal welfare. So this philosophy goes to beyond the profit making and incorporating the consideration as a sustainability, communities well-being and ethical practices in the marketing strategy. तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, आपके सोशल एथिकल चीज़ों को एम्फसाइज करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है ताकि कस्टमर के नीड को फुलफिल किया जाए, लेकिन कस्टमर सोशलिटी वेलफेयर के साथ में. सो यहाँ पे जैसा क्वेश्चन में हमको पूछा गया सोशल एंड एथिकल कंसर्न के बारे में, सो ये कौन सी मार्केटिंग होंगी हमारी, सोशल मार्केटिंग. सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. आपको तो पता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है, तो हमारे मार्केटिंग मिक्स किसकी बात करता है, किसकी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. तो जब हम मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं तो ये 4 P's की बात करता है. तो हमारा हो गया एक तो प्रोडक्ट, दूसरा हो गया प्राइस, थर्ड वन हो गया प्लेस, देन हो गया हमारा प्रमोशन. ठीक है, सो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, ऑप्शंस को रीड करते हैं. पहला हमको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 प्रोडक्ट, टारगेट मार्केट एंड प्राइसिंग. तो मैम यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट और प्राइसिंग तो समझ में आया, अब मैं कंफ्यूज हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन एंड टारगेट मार्केटिंग. तो देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये आप कहाँ पे करेंगे, किसी प्लेस में करेंगे ना. तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसको हम प्लेस को हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कंसिडर कर सकते हैं. इसीलिए मैं बोलती हूँ जैसे ही जो यूनिट हो उसके बाद में आप एमसीक्यूज करो, क्योंकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो और ज़्यादा शार्प हो जाते हैं, वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, है ना. हमको अब तक प्राइस पता था, तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, क्योंकि इज नॉट की बात की हुई है तो टारगेट मार्केट. ये टारगेट करना किसी मार्केट को ये हमारे मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है. ठीक है, ओके. सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं.
दैट इज 4 P's ऑफ मार्केटिंग। वही चीज जो अभी मैंने बताई, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये बहुत ही सिंपल था। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर देते हैं, गलत करके आते हैं। तो पढ़ोगे तो ही आप करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो प्रोडक्ट क्या बोलता है, प्रोडक्ट बोलता है कि आप किस गुड्स और सर्विसेज को सोल्ड कर रहे हैं। प्राइस बोलता है किस प्राइस में या किस कॉस्ट में आप कंज्यूमर को सेल कर। प्लेस कि कहाँ पे आप उसको, किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करके किस प्लेस पे आप उसको सर्विस दे रहे हैं। देन प्रमोशन बोलता है कितनी एक्टिविटी करे जिसके वजह से प्रोडक्ट का क्या हो, अवेयरनेस हो। वो आपकी एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, आपका प्रमोशन भी हो सकता है, पर्सनल सेलिंग भी हो सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं स्टूडेंट। व्हाट टाइप ऑफ मीडिया helps advertising demonstrate the benefit of using a particular product and can be bring life and energy to an advertiser's message। so यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, टाइप ऑफ मीडिया। पहले तो एक मीडिया के टाइप के बारे में बात की है, ठीक है। ये टाइप ऑफ मीडिया है जो कि हेल्प करता है एडवर्टाइजमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, जिसमें वो बेनिफिट्स को बताएंगे, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग। अगर आपने इसको यूज किया तो आपको क्या बेनिफिट्स होगा। देन उसके बाद में प्रोडक्ट क्या, देन उसके बाद में कैन बी ब्रिंग अ लाइफ एंड इमरजेंसी टू एडवर्टाइजिंग मैसेज, जिसकी वजह से आपको एनर्जी और लाइफ के बारे में थोड़ा सा, यानी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन मास इन्फॉर्मेशन दे रही है, दैट मीन्स बताया जा रहा है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है ब्रॉडकास्ट मीडिया। देन है आप लोगों का इंटरेक्टिव मीडिया, प्रिंट मीडिया, सपोर्ट मीडिया। देखो सपोर्ट मीडिया ऐसा कुछ तो टाइप ऑफ मीडिया नहीं होता है। इंटरेक्टिव मीडिया जहाँ पे आप इंटरेक्शन करें, तो इसको हम डायरेक्ट मार्केटिंग बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग टेलीफोन को यूज करते हैं या फिर ईमेल कर दे रहे हैं, तो इंटरेक्टिव ये होगा जहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन चलता है। प्रिंटेड मीडिया में 1 वे होता है प्रिंटेड मीडिया में, लेकिन कहीं ना डेमोन्स्ट्रेट नहीं होता ना। तो प्रिंटेड में डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ मिलता है, प्रिंटेड में। लेकिन प्रिंटेड में तो बस ऐसे प्रिंट किया हुआ है, जस्ट आप उसको रीड कर रहे हैं। बट लेकिन जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग होता है, ब्रॉडकास्टिंग जो होता है जिसमें हम टेलीविजन को यूज करते हैं, है ना, टीवी को यूज करेंगे, रेडियो यूज करेंगे, है ना, रेडियो को यूज करें, जो हाईली इफिशिएंट होता है डेमोन्स्ट्रेटिंग द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में उनको डेमोन्स्ट्रेट करना कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कहाँ पे होगा, ब्रॉडकास्ट मीडिया में। क्लियर है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यस चलिए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। बहुत सिंपल है, ठीक है, एलिमेंट नहीं है, नॉट बोला है। तो अभी हमने देखा 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो पैकेजिंग होगा क्या इसका, नहीं। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट बोला है तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का फंक्शन नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन। तो यहाँ पे क्या मार्केटिंग, ऑप्शन नंबर 1 को रीड करते हैं। परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। Option number 2, gathering and analyzing the market information. Option number 3, market planning. Option number 4, product designing and development. तो यहाँ पे ये बोला है नहीं है, it's not the function of marketing। तो देखो मार्केटिंग में हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, यस मैम इट्स ट्रू, एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन, और उसको इंफॉर्मेशन को गैदर करके एनालाइज करते हैं। तो यही अभी हमने देखा था मार्केटिंग रिसर्च में, ठीक है। मार्केटिंग में हम प्लानिंग करते हैं, मार्केटिंग में किस तरीके का प्रोडक्ट होना चाहिए, उसकी डिजाइनिंग कैसे होना, उसका डेवलपमेंट कैसा होगा, ये सारी चीज। मार्केटिंग में परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ये फंक्शन नहीं होता, ठीक है। ये मार्केटिंग का फंक्शन नहीं है, परचेस एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च के फीचर्स क्या है। आपको अभी देखा था, दैट इज इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इंटेंसिव स्टडी होती है क्या मार्केटिंग रिसर्च में। ऑप्शन नंबर 2 साइंटिफिक अप्रोच होता है क्या। ऑप्शन नंबर 3 डिसीजन टूल्स होते हैं क्या। एंड ऑप्शन नंबर 4 दैट इज कि आप लोगों के ऑल ऑफ दी, सॉरी ऑप्शन नंबर
4 दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पे देखो, जब हम मार्केटिंग रिसर्च की बात करते हैं तो ये सभी चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। जैसे कि जब हम इंटेंसिव स्टडी करते हैं तो इंटेंसिव स्टडी दैट मीन्स क्या हो रहा है? इन डेप्थ आप क्या कर रहे हैं? डेप्थ में चीज़ों को कर रहे हैं। इन डेप्थ आप क्या कर रहे हैं? एनालाइजिंग कर रहे हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को, मार्केटिंग डिसीजंस को, यस है ना, इन डेप्थ में। देन मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें क्या हो जाता है हमारा? इंटेंसिव। अच्छा ओके, मैं यहाँ पे एक बार लिख लेती हूँ। दैट मीन्स हम यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर, ओके, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, दैट इज मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की वेबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है इंटेंसिव में। देन साइंटिफिक अप्रोच में क्या किया जाता है? इट्स यूज, जहाँ पे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कलेक्ट करते हैं डेटा को और यहाँ पे एनालाइज करते हैं, एनालाइजिंग द डेटा टू एंश्योर द रिलायबिलिटी एंड द वैलिडिटी, जहाँ पे वो डेटा कितना रिलायबल है, ठीक है, उसकी वैलिडिटी क्या है, ये सारी चीज़ों की स्टडी हम क्या करते हैं? साइंटिफिक अप्रोच में, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा आ जाते हैं डिसीजन टूल्स। तो डिसीजन टूल जो होता है ये कहीं ना कहीं हमारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का होता है और जिसके बेसिस में हम बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं उसको लेके एक सही डिसीजन हम लोग बना सकते हैं। सो दिस इज अ डिसीजन टूल्स। ओके, सो इसीलिए जो भी मार्केटिंग रिसर्च है उसका जो फीचर रहेगा ये क्या रहेगा? ऑल ऑफ दी अबाउ, जहाँ पे इंटेंसिव स्टडी भी की जाती है, जहाँ पे साइंटिफिक अप्रोचेस को भी यूज किया जाता है और जहाँ पे डिसीजन टूल्स को भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिनको यूज किया जाता है बिजनेस के ऑपरेशन में। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप लोग को दिया हुआ है। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे लिए, 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। ओके, और भी मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चंस लेके आए होंगे, तो अगर आप जितना आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा मुझे हेल्प होंगी और उतनी ज़्यादा मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।